नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज इस पिटारे में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मर्डर मिस्ट्री, जिसे मैं आपको 2 भागों में सुनाऊंगी। इस मर्डर मिस्ट्री का शीर्षक है कौन थी वो। तो आइए अब शुरू करते हैं इस कहानी का पहला भाग। नहीं नहीं, अरे रुको, कोई रोको इसे, रुक जाओ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो मुझे। नींद में तड़प कर बड़बड़ाते हुए अभय की आवाज़ जब उसकी माँ पूनम के कानों में पड़ी, तब वो घबरा कर भागते हुए अभय के कमरे में पहुंची। उन्होंने स्नेह से अभय का माथा सहलाया तो अभय चौंक कर जाग गया। खुद को पसीने से लथपथ पाकर अभय ने पास ही साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर उसके कुछ घूंट लिए। जब वो थोड़ा संयत हुआ तब पूनम ने उससे कहा, बेटा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो कि बात क्या है? जब से तुम दिल्ली से लौटे हो लगातार नींद में बड़बड़ाते रहते हो, हर समय डरे सहमे से रहते हो। तुम ही मेरे जीवन की इकलौती आस हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम परेशान मत हो। बस आजकल मुझे कुछ डरावने सपने आने लगे हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा। जाओ तुम सो जाओ। अभय की बात से थोड़ी तसल्ली पाकर पूनम तो दोबारा सोने चली गई, लेकिन अभय की आंखों से अब नींद उड़ चुकी थी। जैसे तैसे बची हुई रात उसने करवट बदल कर काट दी और सुबह की पहली किरण के अपने कमरे में आते ही वो बिस्तर से उठ गया। अभी वो मॉर्निंग वॉक पर जाने की सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद दूध वाला होगा, ये सोचते हुए अभय ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदार खड़े थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? इंस्पेक्टर सुमित की आवाज़ सुनकर अभय ने किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, जी सर, आइए। पूनम भी अब तक अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। पुलिस को देखकर उन्होंने घबराते हुए अभय की तरफ देखा ही था कि इंस्पेक्टर सुमित ने अभय से कहा, क्या तुम पिछले रविवार के दिन दिल्ली से लखनऊ आने वाली वैशाली एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे? जी सर। क्या तुम B2 कोच में 25 नंबर सीट पर बैठे थे? जी सर। तुम्हारे आसपास और कितने लोग थे? मेरे ठीक साथ वाली सीट पर एक लड़की थी और बाकी सीटें खाली थीं। फिर वहाँ से कुछ दूर दूसरी सीटों पर अन्य लोग बैठे हुए थे। क्या यही वो लड़की थी? सुमित ने एक तस्वीर निकालकर अभय के सामने रखी। अभय ने एक नज़र उस तस्वीर को देखते हुए कहा, जी सर, यही थी। सुमित उससे अगला प्रश्न पूछने ही जा रहा था कि तभी अभय ने तस्वीर उठाकर उसे बहुत ध्यान से देखा और फिर उसने कहा, नहीं, ये वो लड़की नहीं थी। अभी तो तुमने हाँ कहा था, फिर पलट कैसे गए? ठीक ठीक बताओ मुझे, सुमित ने कड़क आवाज़ में कहा। तो अभय बोला, मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये वो लड़की नहीं थी। हालांकि ये दिखती उसी की तरह है। तुम्हें पता है ना, इस लड़की ने उसी ट्रेन से कूदकर अपनी जान दी है जिसमें तुम सफ़र कर रहे थे। जी सर, वो मेरे सामने ही कूदी थी। कहते हुए अभय यकायक रोने लगा तो पूनम के साथ साथ सुमित भी परेशान हो गया। जब अभय के आंसू थमे तब उसने हाथ जोड़ते हुए सुमित से कहा, सर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए सर, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। क्या कह रहे हो तुम? मैंने उस बोगी के दूसरे यात्रियों से भी पूछताछ की है और सबका यही कहना है कि वो लड़की खुद ही ट्रेन से कूदी थी, उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था। फिर तुम अपराधी कैसे हो गए? क्योंकि उसने शायद मेरे कारण ही ऐसा किया था। तुम्हारे कारण? जी सर, आसपास लोगों के न होने का फ़ायदा उठाकर मैं उसे छेड़ रहा था। उसे चुप देखकर मेरी हिम्मत बढ़ती गई। फिर जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तब यकायक वो उठी और उसने बोगी के अगले दरवाजे पर जाकर वहाँ से छलांग लगा दी।
इस गलीज हरकत के लिए तो तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी लड़के, लेकिन वो सज़ा हत्या के आरोप में नहीं होगी। अब तुम मुझे सारी बात विस्तार से बताओ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तस्वीर वाली लड़की और वो मरने वाली लड़की अलग है, क्योंकि इस लड़की के परिवार वाले इसके साथ रेलवे ट्रैक पर मिले हुए बैग, उसमें रखे पहचान पत्र और उसके कपड़ों से इसकी शिनाख्त कर चुके हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से निश्चित होना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार इस लड़की की सीट के साथ तुम्हारी सीट थी और तुमने ही इसे ध्यान से देखा था। बाकी यात्रियों का कहना है कि चूँकि वो दूर बैठे थे और फिर अचानक वो लड़की उठकर कूद गई तो वो उसके चेहरे पर ध्यान नहीं दे पाए थे। सर, जो लड़की कूदी थी उसके होंठों के नीचे छोटा सा तिल था, जिसे देखकर ही मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। लेकिन आप इस तस्वीर वाली लड़की का चेहरा ठीक से देखिए, इसके होंठों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अभय की बात सुनकर सुमित ने हैरान होते हुए उसी समय मृतक लड़की, जिसका नाम सोमा था, उसके पापा अवधेश को फ़ोन किया। सुमित ने जब अवधेश से तिल वाली बात पूछी, तब अवधेश ने भी अभय की बात दोहराई कि सोमा के होठों के पास कोई तिल नहीं था। अब तक चुपचाप खड़े हवलदार गोपी ने सुमित से कहा, ये चक्कर क्या है सर? ट्रेन की टिकट सोमा के नाम पर थी। मृतक लड़की के बैग से सोमा के नाम के ही डॉक्यूमेंट मिले हैं। अवधेश जी का भी कहना है उनकी बेटी दिल्ली से लखनऊ अपने घर आ रही थी। सोमा के कॉलेज में भी एप्लीकेशन डाला हुआ है कि वो अपने घर जा रही है, और अब पता चल रहा है कि ये सोमा नहीं कोई और है। तो फिर असली सोमा कहाँ है? अब ये जो भी चक्कर है गोपी, इसे सुलझाना तो पड़ेगा ही, सुमित ने सोचते हुए कहा। और फिर उसने अभय के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखकर उससे कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर अब तुमने कभी जीवन में कोई घटिया हरकत की तो याद रखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। नहीं सर, मैं इस हादसे के बाद से ही अंदर अंदर मर रहा हूँ। नींद में रोता हूँ, चीखता हूँ, एक पल का चैन नहीं मिल रहा मुझे कि मेरे कारण। कहते कहते अभय फिर रो पड़ा तो पूनम को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर सुमित गोपी के साथ वहाँ से निकल गया। थाने पहुंचकर सुमित ने अवधेश को बुलाया और उसे अभय की कही हुई बात बताने के बाद उसने अवधेश का डीएनए सैंपल ले लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट से क्या खुलासा होगा? क्या इस रिपोर्ट के आधार पर सुमित सोमा की सच्चाई तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए कौन थी वो का अगला भाग बहुत ही जल्द हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का पर। तब तक कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा। आपके विचारों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।